रिश्तेदारी की अहमियत का इन्हिसार इज्तिमाई यकजहती के उस एहसास पर है जो हालात और रिश्तेदारी की डिग्री के लिहाज से बहुत मजबूत से बहुत कमज़ोर तक होता है और जो मफाद और दिफा के लिए होता है। इस मफाद में न सिर्फ ठोस फ़ायदे का हसूल शामिल है बल्कि ये इज्तिमाई इज़्ज़त या वकार और शर्म के ताकतवर एहसासात के साथ भी जुड़ा हुआ है। और दरहकीकत एक रिश्तेदार गिरोह जिसे बेइज्जत समझा जाता है वो देखेगा कि उसके मफादात हर दूसरे तरीके से भी कम हो रहे हैं। रिश्तेदारों के दरमियान इज्तिमाई इज्जत का एहसास इस तरह सबसे ज्यादा ड्रामाई तौर पर रिश्तेदार गिरोह की ख्वातीन के किसी भी नाजायज़ जिनसी रवैये को रोकने या सज़ा देने में ज़ाहिर होता है। लेकिन गिरोह की सियासी और माशी ताकत और अवामी हैसियत को आगे बढ़ाने के लिए काम करने में भी। ये एक सकाफती निज़ाम है जो इतना मजबूत है कि ये एक बाप को अपनी बहुत प्यारी बेटी को मारने पर कायल कर सकता है। इसलिए नहीं कि उसका कोई मुआशका था या वो हामिला हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने इजाज़त के बिना अपने रिश्तेदार गिरोह से बाहर शादी कर ली। आपको इससे ज्यादा मजबूती नहीं मिल सकती। जैसा कि एलिसन शॉ और दूसरों ने नोट किया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में रिश्तेदारी के निज़ाम की बेपनाह ताकत और लचक दीगर चीज़ों के अलावा इस तरह से जाहिर होती है कि ये बरतानिया के बहुत मुख्तलिफ मौसमों में मुंतकिली के निस्फ सदी से ज्यादा अरसे बाद भी जिंदा रहा है। शॉ लिखती हैं, ऑक्सफोर्ड में खानदानों को पाकिस्तान के उन खानदानों की चौकियों के तौर पर बेहतरीन देखा जा सकता है जिनके अरकान लेबर माइग्रेशन के जरिए बिखर गए हैं। बरतानिया में करीबी रिश्तेदारों के करीब रहने का एक मखसूस नमूना उभरा है जो बरे सगीर पाको हिंद के अंदर होने वाली इब्तिदाई हिजरतों की बाज़गश्त है। रिश्तेदार गिरोह की इज्जत और मफादात का दिफा आमतौर पर किसी पार्टी या रियासत या किसी भी पेशेवराना अखलाकियात के ज़ाब्ते की वफादारी पर भारी पड़ता है, न सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए बल्कि ज़्यादातर सियासतदानों और अहलकारों के लिए। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सी पाकिस्तानी बदउनवानी अक़दार की कमी का नतीजा नहीं है जैसा कि आमतौर पर मगरिब में देखा जाता है, बल्कि ये खानदान और कबीले के साथ वफादारी की मुस्बत और कदीम कदर का नतीजा है। चूंकि रिश्तेदार गिरोह मुआशरे में सबसे अहम कुव्वत है, इसलिए रिश्तेदारी की ताकत लामोहला सियासी निज़ाम में भी ज़ाहिर होती है। जैसा कि बकिया जनूबी एशिया के ज़्यादातर हिस्से में है, पाकिस्तान की सियासी जमातों की अक्सरियत खानदानी है। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान की है और फ्रंटियर में अवामी नेशनल पार्टी वली खान के खानदान की पार्टी है। मुकामी सियासी गिरोह जो इन पार्टियों की बुनियाद हैं वो खुद मुकामी खानदानों पर मबनी हैं। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो जैसी खातून का एक इंतहाई कदामत पसंद मर्दों के मुआशरे में सियासी निज़ाम की चोटी पर पहुंचने का रुझान सामने आया। ये विरासत के जरिए ताकत थी और जदीद पाकिस्तानी मुआशरे में आम ख्वातीन के हुकूक के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताती जितना 16वीं सदी के अंग्रेज़ी मुआशरे में क्वीन मैरी और एलिजाबेथ का अपने वालिद से तख्त विरासत में लेना आम ख्वातीन के हुकूक के बारे में बताता था। वाहिद इदारा जो रियासती वफादारी और पेशेवराना मेरिट के नाम पर इसकी मज़ाहमत करने में किसी हद तक कामयाब हुआ है वो फ़ौज है। और आप कह सकते हैं कि उसने ये काम जुज़वी तौर पर खुद को एक किस्म के देव हेकाल कबीले में तब्दील करके किया है, जो रियासत और मुआशरे की कीमत पर अपने अरकान के इज्तिमाई मफादात की खिदमत करता है और कुछ हद तक शुमाल मगरबी पंजाबियों और पठानों के दरमियान कदीम मुकामी रिश्तेदारी ग्रुपों की मदद से चलता है। अगर रिश्तेदारी के रवाबित की अहमियत बरतानिया के शहरों में मुंतकिली के बावजूद जिंदा रही है तो ये हैरत की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान के शहरों में हिजरत के बावजूद भी जिंदा रही है, खास तौर पर इसलिए कि दोनों सूरतों में बरतानिया में पाकिस्तान के आबाई देहातों से लोगों के साथ शादी के जरिए शहरी आबादियों में मुसलसल देही इलाकों से नई हिजरत के जरिए इजाफा हो रहा है। रिश्तेदारी की मुसलसल अहमियत एक अहम वजह है कि हालिया बरसों में पाकिस्तान में शहरकारी की ज़बरदस्त शरह ने अभी तक सियासी कल्चर में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की है, सिवाय कराची के उन वजूहात की बिना पर जिनकी मैं वजाहत करूंगा। बड़े पैमाने पर रिश्तेदारी की वफादारी की ताकत की वजह से पाकिस्तानी मुआशरा शायद इतना मजबूत है कि वो इस्लामी इंकलाब के जरिए इसे बुनियादी तौर पर तब्दील करने की किसी भी कोशिश को रोक सके, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये इस चीज़ का दूसरा रुख है जो इतनी अच्छी नहीं है और वो है मुआशरे की इस्लाह और मुस्बत तरक्की की बेहतरीन मनसूबाबंदी और बेहतरीन नीयत वाली कोशिशों को भी नाकाम बनाने की सलाहियत। इस सिलसिले में अहम अवामिल देही इलाकों में शुरफा और शहरों में कारोबारी और सियासी और मुजरिमाना मालिकों के बाहम जुड़े हुए कबीले हैं, जो ये सब शादियों के जरिए अक्सर खानदान के अंदर और तकरीबन हमेशा आला तरीन अशराफिया के अलावा वसी तर रिश्तेदारी ग्रुप के अंदर सालों से तसलसल बरकरार रखते हैं। एक ही रिश्तेदार गिरोह के अरकान के साथ और जब मुमकिन हो एक ही खानदान के साथ शादी का वाज़ेह मकसद इन गिरोहों की ताकत और यकजहती और इन्हिसार को बैरूनी लोगों की मिलावट के खिलाफ बरकरार रखना है। शो ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानियों के बारे में लिखती हैं कि सन 2000 में उनके बरतानिया में पहली बार पहुंचने के तकरीबन 50 साल बाद गैर रिश्तेदारों के साथ शादियों के तनासुब में शायद ही कोई इजाफा हुआ था, और ये कि पिछले 15 सालों में 59%, जी हाँ 59% शादियां फर्स्ट कजन्स के साथ हुई थीं और ब्रेडफोर्ड जैसे मजबूत पाकिस्तानी शहरों में ये तनासुब इससे भी ज्यादा है,
ज़्यादा दौलत को सिर्फ इनफरादी समाजी नकल और हरकत के लिहाज से नहीं देखा गया, अगरचे ये इसके मौके फराहम करती है, बल्कि पाकिस्तान में उनकी वसीतर बिरादरी और पड़ोसियों के सिलसिले में रिश्तेदारों के एक ग्रुप की हैसियत को बुलंद करने के लिहाज से देखा गया। हैसियत न सिर्फ दौलत से हासिल होती है बुनियादी तौर पर जायदाद और कारोबार के लिहाज से, बल्कि एहतराम से भी, जिसका इजहार बुनियादी तौर पर एक अशरफ यानी नजीब तर्ज ज़िंदगी से होता है। इज्जत के लायक आदमी समझे जाने का एक अंसर इस शोहरत से हासिल होता है कि वो ऐसा शख्स है जो रिश्तेदारों के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करता है। कजिन मैरिज इस जिम्मेदारी के सबसे अहम इजहारात में से एक है। मशरिकी ऑक्सफोर्ड के ज़्यादातर खानदानों ने जायदाद और कारोबार के बड़े पैमाने पर जमा होने के जरिए समाजी नकल और हरकत और हैसियत हासिल नहीं की है। उनके लिए अपने बच्चों की शादी पाकिस्तान में बहन भाइयों के बच्चों से करना इज्जत और एहतराम की एक अहम अलामत है। एक अवामी बयान की बराए आज़मों से अलग होने वाले खानदान भी अपनी बाहमी जिम्मेदारियों को तस्लीम करते हैं। ये सबसे बढ़कर मुकामी तौर पर गालिब रिश्तेदार गिरोहों की बदौलत है कि सालों के दौरान पाकिस्तानी सियासत की झाग और छींटों के नीचे पाकिस्तानी सियासी जिंदगी की बुनियादी लहरें कम अज़ कम हाल ही में इतनी हैरानकुन तौर पर मुस्तहकम रही हैं। सिविलियन हुकूमतें हैरानकुन तेज़ी के साथ आई और गई हैं, चाहे वो फौजी बगावतों के जरिए गिराई गई हों या अपने सियासी हामियों की मुसलसल बदलती हुई वफादारियों की वजह से फंस गई हों। फिर भी वही लोग इन पार्टियों को चलाते रहे हैं और मुकामी सतह पर उन्हीं लोगों या उसी किस्म के लोगों की क़यादत करते रहे हैं। फौजी हुकूमतों के तहत भी यही सच रहा है। हुकूमत या निज़ाम की इन तब्दीलियों में से किसी ने भी पाकिस्तानी सियासत के गहरे ढांचों में कोई हकीकी तब्दीली पैदा नहीं की, क्योंकि ये उन गिरोहों और वफादारियों में जुड़ी हुई हैं जो अब तक बर्फानी सुस्ती के साथ तब्दील हुई हैं। देही इलाकों में और बड़ी हद तक शहरों में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर अनासिर अफराद नहीं हैं, अगरचे उनकी क़यादत अफराद करते हैं, और न ही मगरबी मानों में खानदान हैं। इस नुक्ता-ए नज़र से जैसा कि बहुत से दूसरे जावियों से भी देही ज़मींदारों को फ्यूडल या जागीरदार कहना गलत है, जहां तक ये उनके कुरूने वुस्ता के यूरोपीय हम मनसबों के साथ किसी करीबी मुवाज़ने की तजवीज़ करता है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तानी जागीरदार बहुत पहले नीचे से दबाव और ऊपर से इस्लाहात के जरिए ख़त्म हो चुके होते। हर इनफरादी जागीरदार रिवायती यूरोपीय मयार के मुताबिक काफ़ी छोटा ज़मींदार है। पाकिस्तान में 500 एकड़ एक बड़ी जागीर है और उसकी या कभी कभी उस खातून की ज़्यादातर दौलत अब शहरी जायदाद से आ सकती है। कम अज़ कम पंजाब में वाकई बड़े ज़मींदारों ने 1950 की दहाई के आखिर में अयूब खान और 1970 की दहाई के शुरू में भुट्टो की ज़री इस्लाहात में अपनी ज़्यादातर ज़मीन खो दी थी। दरहकीकत मैंने ये बहस करने का सोचा कि पाकिस्तान में दरहकीकत जागीरदार नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर मुझे सिंध के नवाबों के साथ जंगली सूअर का शिकार याद आया, जो कि एक हैरानकुन तौर पर जागीरदाराना तजुर्बा था जिसे बाब 8 में बयान किया गया है। तो इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि अगरचे पाकिस्तान में इस इस्तिलाह के ढीले ढाले पाकिस्तानी मानों में यकीनन जागीरदार मौजूद हैं, लेकिन यूरोपीय तारीखी मानों में कोई जागीरदार नहीं है। बहुत से सरकदा जागीरदार खानदान, खास तौर पर शुमाली पंजाब में, पुराने ज़मींदार खानदान बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हाल ही में उभरे हैं। अक्सर शहरी जायदाद की बुनियाद पर या सरकारी मुलाजमत के दौरान कामयाब बदउनवानी की बुनियाद पर। ताहम वो वही तौर तरीके अपनाते हैं और सियासी तौर पर उन्हीं तरीकों से बर्ताव करते हैं जैसे पुराने खानदान। सबसे बढ़कर वो अपने रिश्तेदार गिरोहों में हिमायत की अपील करते हैं और सरपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ की उसी पुरानी सियासत की बुनियाद पर ऐसा करते हैं। दरहकीकत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर बाकी मानदा जागीरदार अपनी ताकत अपनी ज़ाती ज़मीनों की वुसअत की वजह से नहीं, बल्कि इस हकीकत की वजह से रखते हैं कि वो बड़े कबीलों के सरदार हैं और रिश्तेदार गिरोहों में क़यादत के किरदार की अहमियत छोटे शुरफा तक भी फैली हुई है। ये वो तरीका है जिसमें इनफरादी ज़मींदार कबीलों में पैवस्त हैं, जैसे अटक के गुर्जर, जो स्टीफन लियोन के क्लासिक मुताले का मौजू हैं, जो उन्हें उनकी ज़बरदस्त ताकत और लचक देता है और उन्हें देही इलाकों की सियासत को कंट्रोल करने और मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत पर गलबा हासिल करने की इजाज़त देता है। अगर पाकिस्तान में रिश्तेदार गिरोह की सियासी ताकत सिर्फ सरपरस्ती की तकसीम पर मुनहसर होती तो ये ताकत वक्त के साथ साथ कम हो सकती थी, क्योंकि सरपरस्ती हमेशा महदूद रहेगी। लेकिन ये समाजी मजबूरियों में सबसे पुरानी मजबूरी यानी इज्तिमाई दिफा में भी जुड़ी हुई है। जैसा कि सिंध में एक ज़मींदार सियासतदान ने मुझे इन अल्फाज में बताया, जो बहुत से दूसरे लोगों ने भी दोहराए और इस किताब के उन्वान का सबब बने, ये एक सख्त मुल्क है। आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ानदान या कबायली रवाबित की ज़रूरत होती है, ताकि ऐसे लोग हों जो आपके साथ डटे रहें और आपके लिए कुर्बानी दें, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह आप हुकूमत से बाहर होने पर भी बेयार व मददगार नहीं होंगे। कबायली लोग आम कबायली को भी हमले के खिलाफ कुछ ताकत और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, चाहे वो डाकू हों, पुलिस हो या अदालतें। आपके कबायली आपको जेल से बाहर निकालेंगे, अदालत में आपके लिए झूठ बोलेंगे, अगर ज़रूरी हो तो आपका बदला लेंगे। बरतानवी दौर के बाद से बलोच और पठान इलाकों के बाहर ये शाज़ और नादिर ही पूरा कबीला एक हरीफ कबीले के खिलाफ हथियार उठाने का मामला रहा है।
बल्कि एक ऐसे पुरतशद्दुद मुआशरे जिसमें रियासत के किसी भी इदारे पर उनके रस्मी कवानीन के मुताबिक अमल करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। रिश्तेदारों के साथ करीबी ताल्लुकात हरीफों के खिलाफ मदद के लिए, शिकारी और पुरतशद्दुद पुलिस के खिलाफ, अदालतों में, सियासत में और सियासी सरपरस्ती के हसूल में ज़रूरी हैं। ये तमाम सरगर्मियों के वो शोबे हैं जो ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। रियासत की कमजोरी और रिश्तेदारी की ताकत का इम्तिजाज एक अहम वजह है कि शहरकारी ने सियासी नमूनों और ढांचों पर इससे बहुत कम असर डाला है जितना कोई दूसरी सूरत में तवक्को कर सकता था। एक नई शहरी आबादी के उभरने के बजाय हमने अब तक बुनियादी तौर पर यह देखा है कि किसानों की बड़ी तादाद शहरों में रहने के लिए जा रही है, जबकि सकाफती तौर पर किसान ही रह रही है। वो अपने रिश्तेदार गिरोहों के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं और उन्हें अब भी उन्हीं वजूहात की बिना पर अपने रिश्तेदार गिरोहों की मदद की ज़रूरत है जिनकी उन्हें देही इलाकों में ज़रूरत थी। इस सब की बुनियाद यह हकीकत है कि शहरी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा नीम मुलाजिम या गैर रस्मी तौर पर मुलाजिम रहता है, बजाय इसके कि माशियत के जदीद शोबों में मुंतकिल हो, क्योंकि ये आमतौर पर मौजूद ही नहीं है। और यकीनन जबकि शिकारी रियासत के खिलाफ दिफा के लिए रिश्तेदारी की ताकत ज़रूरी है, ये रियासत को शिकारी बनाने के अहम अवामिल में से भी एक है। क्योंकि रिश्तेदार गिरोह ताकत, दौलत और दूसरे रिश्तेदार गिरोहों पर फतह के अपने अहदाफ हासिल करने के लिए रियासत का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि रियासती कानूनी निज़ाम की एक बाखबर वजाहत कहती है, हाई कोर्ट्स की सतह से नीचे सब कुछ बदउनवानी है। न तो हकायक और न ही केस के कानून का नतीजे पर कोई हकीकी असर होता है। ये सब इस पर मुनहसर है कि आप किसको जानते हैं, किसका असर और रसूख है और आप अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। तो कदीम पाकिस्तानी रिश्तेदार गिरोह और जदीद पाकिस्तानी रियासत सालों के दौरान एक साथ नाचते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी शादी में फंसे हुए हैं जो दुश्मनी पर मबनी होनी चाहिए थी, लेकिन दरहकीकत हर फरीक की फितरत के लिए ज़रूरी बन गई है। इस सब के बारे में मसला यह है कि जबकि एक तरीके से रिश्तेदारी की ताकत ने अशराफिया की हुक्मरानी को सहारा देते हुए अब तक पाकिस्तान के बुनियादी इस्तेहकाम और यहाँ तक कि वजूद को बरकरार रखा है, दूसरे तरीकों से सरपरस्ती के लिए रियासती वसाइल की लूट मार जो ये सियासत पैदा करती है, मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई बुरी रही है। ये हैरानकुन है कि पाकिस्तानी आबादी के सबसे ज़्यादा माशी और समाजी तौर पर मुतहर्रिक हिस्से वो हैं जो बड़ी हिजरत के ज़रिए अपने रिवायती सकाफती नमूनों और रिश्तेदारी की वफादारियों से कम व बेश आज़ाद हो गए हैं। ये कराची के मुहाजिरों के बारे में सबसे ज़्यादा वाज़ेह है जिन्होंने 1947 के बाद भारत से हिजरत की। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम वो पंजाबी हैं जो 1947 की खौफनाक गर्मियों में मशरकी पंजाब से भाग कर आए और अब पंजाबी माशियत की रीढ़ की हड्डी हैं। एक बहुत छोटा लेकिन कुछ तरीकों से इससे भी ज़्यादा हैरानकुन ग्रुप बलोचिस्तान के हज़ारा हैं जो 19वीं सदी के आखिर में अफ़गानिस्तान से भाग कर आए और जिनका तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके का मुआशरा उस जमुद के बरअक्स एक काबिल ज़िक्र तज़ाद पेश करता है जो उन्हें घेरे हुए है। पाकिस्तान कैसे काम करता है, इस किताब का असल उन्वान ये था कि पाकिस्तान कैसे काम करता है, और इसका एक बुनियादी मकसद ये दिखाना है कि मगरिब में बहुत से फितरी यकीन के बरअक्स ये दरहकीकत अपने नामुकम्मल लेकिन फ़ौल नमूनों के मुताबिक काम करता रहा है। पिछले कुछ सालों में आलमी उमूर पर लिखने की छोटी लानतों में से एक नाकाम रियासत की इस्तिलाह का बढ़ता हुआ इस्तेमाल रहा है। असल में सब सहारा अफ्रीका में हकीकी तौर पर नाकाम और नाकाम होती रियासतों के लिए वजह की गई इस इस्तिलाह को तब से दुनिया भर की बहुत सी रियासतों को बयान करने के लिए बेदरिंग इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुसन्निफ के तासुबात या उसकी इशात की सनसनीखेज सुर्खी की ज़रूरत के मुताबिक है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को बकिया जुनूबी एशिया के तनाजुर में रखना सबक आमोज है। इस खिते की तमाम रियासतों को पिछली नस्ल के दौरान बगावतों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने दो मुआमलात यानी अफगानिस्तान और नेपाल में दरहकीकत मौजूदा रियासत का तख्ता उलट दिया। श्रीलंका और बर्मा दोनों को ऐसी बगावतों का सामना करना पड़ा है जो ज़्यादा तवील अरसे तक चली, जिन्होंने तनासुब के लिहाज से कहीं ज़्यादा इलाके का अहाता किया और पाकिस्तान में तालिबान की बगावत के मुकाबले में तनासुब के लिहाज से कहीं ज़्यादा हलाकतों का सबब बनी। भारत जो खिते की बड़ी ताकत है, अपने पड़ोसियों के मुकाबले में एक मुस्तहकम जमहूरियत है, फिर भी भारत को भी अपने इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में बार बार बगावतों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कुछ नस्लों से जारी हैं। इनमें से एक नक्सलाइट माओ नवाज बगावत भारत के एक तिहाई अजला को मुतासिर करती है और मुअस्सिसा तौर पर भारतीय देही इलाकों के बड़े हिस्सों को कंट्रोल करती है, जो पाकिस्तान के उस हिस्से से कहीं ज़्यादा बड़ा तनासुब है जो कभी पाकिस्तानी तालिबान के कंट्रोल में रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने सितंबर 2009 में इस बगावत को भारत को दरपेश सबसे बड़ा खतरा करार दिया और कहा कि आज तक भारत ये जद्दोजहद हार रहा है। एक भारतीय सहाफ़ी की एक हालिया किताब कई भारतीय रियासतों में देही इलाकों के बड़े हिस्से को मुअस्सिसा तौर पर बगैर हुकूमत के बयान करती है। ये दलील देना नहीं है कि भारत के टूटने या गिरने का कोई खतरा है, बल्कि किसी को ये तस्लीम करना चाहिए कि जुनूबी एशिया में रियासतों ने रिवायती तौर पर अपने ज़्यादातर या यहाँ तक कि अपने इलाके के बेशतर हिस्से पर बराए रास्त कंट्रोल इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें हमेशा कहीं न कहीं मुसलसल मुसले मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है।
कुरून वुस्ता के यूरोप की तरह जनूबी एशिया की ज़्यादातर तारीख में हुकूमत ज़्यादातर बिलवास्ता थी और रियासती अहलकारों के ज़रिए नहीं बल्कि मुकामी नवाबों या कबायली सरदारों के ज़रिए लागू की जाती थी, जो अक्सर बादशाह या शहंशाह या सुल्तान के खिलाफ बगावत कर देते थे अगर वो महसूस करते कि वो उनके साथ काफ़ी एहतराम और सखावत के साथ पेश नहीं आ रहा। आज के पाकिस्तानी ज़मींदारों की दुनिया कुछ तरीकों से उनके 15वीं सदी के अंग्रेज़ी हम मनसबों के लिए फ़ौरन काबिल शनाख्त होती। अंग्रेज़ों ने एक जदीद रियासती निज़ाम मुतारिफ कराया जो खिते के तमाम मौजूदा ममालिक को विरासत में मिला है। फिर भी बरतानवी राज भी काफ़ी हद तक बिलवास्ता था। बरतानवी हिंदुस्तान के इलाके का 2/5वां हिस्सा दरहकीकत खुद मुख्तार शहजादों के ज़ेर इंतज़ाम था जो बादशाह शहंशाह या मलिका महारानी के वफादार थे लेकिन बरतानवी सरपरस्ती में अपनी रियासतों पर हुकूमत करते थे। यहाँ तक कि उन इलाकों में भी जो बराए रास्त बरतानवी राज के तहत आए थे, बरतानवी हुक्मरानी मुकामी ज़मींदार अशराफिया और सरदारों की मुसलसल मदद के बगैर ज़्यादा देर तक खुद को बरकरार नहीं रख सकती थी, जिनके पास इसके नतीजे में अक्सर खुली छूट होती थी जब बात उनके अपने किरायादारों और मजदूरों के साथ सलूक की आती थी। जैसा कि आज पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में है, इन मुकामी शहजादों ने भी अपने पड़ोसियों के साथ अपने मुसलसल झगड़ों में मदद के लिए डाकू गिरोहों को पनाह दी और उनकी सरपरस्ती की। जब कनाडा या फ्रांस से मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान लामोहला नाकाम हो जाता है। जब भारत और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल और श्रीलंका से मुवाजना किया जाए तो चीज़ें इतनी खौफनाक नहीं लगती। दरहकीकत पाकिस्तान की बहुत सी कलीदी खुसूसियात पूरे बरे सगीर में मुश्तरक हैं। मौरूसी खानदानों की क़यादत वाली पार्टियों से लेकर पुलिस की वहशत और अफसरशाही की बदउनवानी तक, रोज़मर्रा के तशद्दुद और देही इलाकों के कुछ हिस्सों की छुपी हुई लाकानूनियत तक। दरहकीकत पाकिस्तान भारत की तरह या भारत पाकिस्तान की तरह इससे कहीं ज़्यादा है जितना दोनों मुमालिक तस्लीम करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान एक भारतीय रियासत होता तो तरक्की और नज़्म-ओ-ज़ब्त और फी कस आमदनी के लिहाज से यह खुद को कहीं दरमियान में पाता, कर्नाटक से काफ़ी नीचे लेकिन बिहार से काफ़ी ऊपर। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो अगर भारत सिर्फ हिंदी बोलने वाले शुमाली हिंदुस्तान की गाय की पट्टी होता तो शायद ये भी जमहूरियत या बढ़ती हुई माशी ताकत न होता, बल्कि किसी किस्म की गरीब हिंदू कौम परस्त आमीरियत होती जो मुकामी तनाज़ात का शिकार होती। ये समझने के लिए कि पाकिस्तान कैसे काम करता है, बशरियात के मैदान से बहुत ज़्यादा मदद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों में से एक जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बहुत से मगरिबी रिपोर्टिंग और तज्जियों को बल्कि खुद पाकिस्तानियों के बयानात को भी पूरी तरह उलझा दिया है, वो ये है कि जिन अल्फाज को हम आमतौर पर पाकिस्तानी रियासत और सियासी निज़ाम को बयान करने में इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बहुत कम का मतलब बिल्कुल वही है जो हम सोचते हैं और अक्सर उनका मतलब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये सच है चाहे कोई जमहूरियत की बात करे या कानून की या अदालती निज़ाम की या पुलिस की या इंतखाबात की या सियासी जमातों की या यहाँ तक कि इंसानी हुकूक की। दरहकीकत एक वजह यह है कि फ़ौज पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है, वो ये है कि ये वाहिद इदारा है जिसमें इसका हकीकी अंदरूनी मवाद और रवैया और उसूल और कल्चर इसकी सरकारी और ज़ाहिरी शक्ल से कम व बेश मुताबिकत रखता है। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो ये वाहिद पाकिस्तानी इदारा है जो दरहकीकत उसी तरह काम करता है जिस तरह सरकारी तौर पर इसे करना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये बार बार कुछ ऐसा करता है जो इसे नहीं करना चाहिए, जो कि अपने कमज़ोर और ज़्यादा उलझन का शिकार साथी इदारों से इक़्तिदार छीनना है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से बशरियाती अदब के सबसे मुमताज़ कामों में से एक का मौजू रहे हैं। फिर भी पठानों पर काम के जुज़वी इस्तिस्ना के साथ इसमें से तकरीबन कोई भी आज पाकिस्तान में सियासी और सिक्योरिटी के मसाइल पर मगरिबी बहस में जगह नहीं बना सका, मगरिबी मीडिया तो दूर की बात है। मोहम्मद आज़म चौधरी और स्टीफन लियोन जैसे अहम काम सिर्फ साथी माहिरीन बशरियात को मालूम हैं। जिमनी तौर पर यही वजह है कि इस किताब में मैंने इस नस्ल को पठान के तौर पर बयान करने का इंतखाब किया है जो खुद को बोली के मुताबिक पश्तून या पख्तून कहते हैं। ये पठानों के नाम से था, उनके लिए हिंदुस्तानी नाम जिसे अंग्रेज़ों ने अपनाया कि ओलाफ कैरो और फ्रेडरिक बार्थ और अकबर एस अहमद और दीगर के अजीम तारीखी और बशरियाती कामों में इस कौम को बयान और तजज़िया किया गया, और इसी नाम से इस कौम को एक सदी से ज़्यादा अरसे तक उनके बरतानवी फ़ौजी मुखालिफिन जानते थे। पठान का नाम इस अजीम इल्मी रिवायत को याद दिलाता है और साथ ही साथ बरतानवी फ़तह के खिलाफ मज़ाहमत की शानदार फ़ौजी तारीख को भी, जो दोनों मौजूदा दौर के पठानों के दरमियान पेश रफ्त को समझने के लिए अहम है। जब पाकिस्तानी मुआशरे के दीगर हिस्सों की बात आती है तो तफसीली समाजी तहकीक की कमी का मतलब यह है कि तजज़ियाकार अंधेरे में टटोल रहे हैं और नताइज ज़्यादातर कहानियों पर मबनी शवाहिद या अपने तासुबात पर अखज़ कर रहे हैं। ये हैरानकुन और अफसोसनाक है कि 9/11 के 8 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में इस्लाम पसंद सियासत के इंतहाई अहम मौजू पर सबसे बेहतरीन अमेरिकी माहिर एक नौजवान ग्रेजुएट तालिब इल्म जोशुआ वाइट है। उसकी एक अहम वजह यह है कि वो दरहकीकत वहाँ रह चुका है। बुनियादी मालूमात का ये फुकदान मिसाल के तौर पर शहरकारी के अहम शोबे और मजहबी और सकाफती और सियासी नमूनों पर इसके असरात या उनकी कमी पर लागू होता है।
मुस्लिम दुनिया में शहरकारी के बारे में मयारी नजरियात के मुताबिक पिछली नस्लों के दौरान पाकिस्तानियों की शहरों की तरफ जबरदस्त नकल और हरकत को बुनियादी सकाफती तब्दीलियों का बायस बनना चाहिए था, जिससे पुराने सियासी कबीलों और इस्लाम की रिवायती शक्लों की ताकत कम होती और जदीद और बुनियाद परस्त इस्लाम और जदीद अवामी पार्टियों को तकवीत मिलती। लेकिन क्या ये वाकई हो रहा है? मेरे अपने तासुरात ये बताते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं उन वजूहात की बिना पर जिन पर इस किताब में बात की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तासुरात हैं। इन सवालात का मुंज़म मुताला तकरीबन एक नस्ल से नहीं किया गया। इस बुनियादी मालूमात की कमी के नतीजे में अक्सर मगरबी तज्ज़ियों में जब मुकामी शक्लें मगरबी मामूल से मुख्तलिफ होती हैं तो उनकी जांच नहीं की जाती बल्कि उन्हें आरजेड खराबियों के तौर पर देखा जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज किया जाना है या रसौलियां जिन्हें बसूरत दीगर सेहतमंद मरीज के निज़ाम से काटकर निकालना है। दरहकीकत ये बीमारियां ही निज़ाम हैं और उनका इलाज सिर्फ निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान में वाहिद कुव्वतें जो ऐसी तब्दीली की पेशकश कर रही हैं वो बुनियाद परस्त इस्लाम पसंद है और उनका इलाज तकरीबन यकीनी तौर पर मरीज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। इसमें नाकामी की सूरत में अगर पाकिस्तान को तरक्की के मगरबी मॉडल्स की पैरवी करनी है तो इसे ऐसा आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज और सबसे बढ़कर नामियाती तौर पर अपनी फितरत के मुताबिक करना होगा, न कि मगरबी उसूलों के मुताबिक। पाकिस्तान की 60 साला तारीख के दौरान एक सिविलियन और 3 फौजी हुकूमतों की तरफ से पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर तब्दील करने की कई मुख्तलिफ कोशिशें की गई हैं। 1958 से 69 और 1999 से 2008 तक बतरतीब फौजी हुक्मरान रहने वाले जनरल अयूब खान और जनरल परवेज मुशर्रफ दोनों ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को अपना मॉडल बनाया, जो कि तुर्की जमहूरिया के अजीम सेक्युलर जदीद कौम परस्त और बानी थे। 1977 से 88 तक फौजी हुक्मरान रहने वाले जनरल ज़िया उल हक ने एक बहुत मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया और पाकिस्तानी कौम परस्ती के साथ मिले जुले इस्लाम की एक सख्त और ज़्यादा बुनियाद परस्त शक्ल की ज़बरदस्ती पाबंदी के ज़रिए पाकिस्तान को मुत्तहिद और तरक्की देने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और 1970 की दहाई में पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी तरफ से अशराफिया मुखालिफ माशी पॉपुलिज्म के प्रोग्राम के साथ पाकिस्तानी अवाम को अपने पीछे जमा करने की कोशिश की, जो कि पाकिस्तानी कौम परस्ती के साथ भी मिला हुआ था, और वो सब नाकाम हो गए। उनमें से हर एक ने पाया कि उनकी हुकूमतें उन्हीं अशराफिया ने निगल ली जिन्हें वो हटाने की उम्मीद रखते थे, और वो उसी सरपरस्ती की सियासत में मसरूफ़ हो गए जैसे उन हुकूमतों ने की थी जिनका उन्होंने तख्ता उल्टा था। कोई भी पेशेवर सियासतदानों और मुकामी जागीरदारों और शहरी मालिकों और उनके पैरोकारों की बजाय नज़रियाती तौर पर पुरअज़्म कारकुनों पर मबनी एक नई अवामी पार्टी बनाने के काबिल नहीं था। दरहकीकत भुट्टो के इस्तिस्ना के साथ किसी ने संजीदगी से ऐसा करने की कोशिश नहीं की, और थोड़ी देर बाद भुट्टो की पीपल्स पार्टी भी अपने इब्तिदाई सालों की बुनियाद परस्त पार्टी नहीं रही थी और उन्हीं पुराने मुकामी कबीलों और मुकामी सरपरस्ती पर मुनहसर हो गई थी। फौजी हुकूमतें जिन्होंने सियासी अशराफिया और उनकी बदउनवानी को ख़त्म करने के वादे के साथ इक़्तिदार संभाला, उन्होंने भी खुद को उनके ज़रिए हुकूमत करते पाया, जुज़वी तौर पर इसलिए कि कोई भी फौजी हुकूमत पार्लियामेंट के बिना ज़्यादा देर तक हुकूमत करने के लिए इतनी मजबूत नहीं रही है, और पार्लियामेंट उन्हीं पुराने सियासी अशराफिया से ली जाती है और उस मुआशे की अक्कासी करती है जिसे फौजी हुकूमतें उसूली तौर पर तब्दील करना चाहती हैं। इसलिए ऐसी हुकूमतों से एक ही वक्त में मुल्क की इस्लाह और जमहूरियत की बहाली का मगरबी मुतालबा कुछ तरीकों से बात को मुकम्मल तौर पर न समझने की मशक है। इस सब को तब्दील करने और अतातुर्क जैसी तब्दीली के लिए एक बुनियाद परस्त कौमी तहरीक पैदा करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती। अव्वल, एक मजबूत पाकिस्तानी कौम परस्ती जो जदीद तुर्क कौम परस्ती के मुतरादिफ हो, ऐसी चीज़ जो नस्ली तौर पर तकसीम शुदा पाकिस्तान के पास नहीं है और वो तख्लीक नहीं कर सकता। और दोम, नस्ली और कबायली और मजहबी मुखालिफत को दबाने में अतातुर्क और उनके पैरोकारों के बराबर बेरहमी की सलाहियत। क्योंकि आज के तुर्की की अपनी नाजुक जमहूरियत की तरफ चढ़ाई की खुशगवार मगरबी कहानी उस वक्त की लंबाई और लाशों के ढेर दोनों को नज़रअंदाज करती है जिस पर जदीद तुर्क रियासत असल में तामीर की गई थी।